हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक पे। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति की कैसे हुई है, और सिद्धांत इसके बारे में क्या कहते हैं, परिकल्पनाएं क्या कहती है इसके बारे में, हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज क्या होते हैं, इनको हम इस संपूर्ण वीडियो में समझेंगे। और जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे, और पूरा नॉलेज जो है आप लोगों को इससे संबंधित आपको पूरा मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और बने रहे लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ। हेलो, तो फ्रेंड्स सौरमंडल की उत्पत्ति और उसके विकास को इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको आपने सुना ही होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग बातें इसके बारे में करते हैं। इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हुआ था सन 600 बीसी से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लोग अपनी परिकल्पनाएं देना प्रारंभ कर रहे हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास पर अपने अपने मत देना शुरू कर रहे हैं। मतलब उनके अनुसार कोई कह रहा है कि इस तरीके से हो सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब कोई जल को मान रहा है, कोई वायु को मान रहा है, मतलब कोई पदार्थ, अलग अलग चीजों से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया जाता है। ये तो हम अपने पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की जो अवधारणाओं की बात करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सौरमंडल की जो उत्पत्ति है इसके सिद्धांतों को दो भागों में इसको बांट देते हैं। यहाँ पे मैं सिद्धांत लिख देता हूं। सिद्धांत इसको हम सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रारंभिक सिद्धांत, और यहां पर है दूसरा फ्रेंड्स। यहाँ पर दो प्रकार के जो सिद्धांत हुए थे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से, दो प्रकार के सिद्धांत पहले से ही सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये प्रारंभिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। देखो, इसको हम सिद्धांत नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसको प्रारंभिक परिकल्पनाएं बोल सकते हैं। प्रारंभिक परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस क्या होती है? परिकल्पनाएं मतलब जो एक सोच होती है, मतलब एक सोच मान लिया जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है। मतलब पहले जमाने में जो दार्शनिक हुआ करते थे वो इस तरीके की सोच उनमें विकसित होती थी कि वो अंदाजा लगाते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। तो दार्शनिक बहुत ही ज्यादा विद्वान हुआ करते थे उस टाइम पर। बात करते हैं प्रारंभिक परिकल्पनाओं की। तो प्रारंभिक परिकल्पनाएं मतलब पहले की सोच पर विकसित है। मतलब पहले दार्शनिक जो हुआ करते थे वो इस टाइप की सोच उनमें होती थी कि वो कुछ भी किया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना मत दे देते थे, अपना एक विचार दे देते थे। इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उसको हम परिकल्पना मानते हैं, एक सोच मानते हैं। तो जो पहले जमाने में जो दार्शनिक हुआ करते थे बहुत ही ज्यादा विद्वान हुआ करते थे और लोग उनके मतों का सम्मान करते थे और उनको मानते थे। मतलब जो उन दार्शनिकों ने कह दिया तो वही उसी को मानते थे। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक परिकल्पनाएं थी वो कौन कौन सी थी? तो प्रारंभिक परिकल्पनाएं जो आई उस टाइम पर, तो वो थी प्रमुख चार परिकल्पनाएं थी। प्रमुख चार परिकल्पनाएं, चार व्यक्तियों का नाम आता है, चार दार्शनिकों का नाम आता है जो प्रारंभिक परिकल्पनाओं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक परिकल्पनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो वो चार चीजें, कुछ चार चीजों को माना था उन्होंने, चार पदार्थों को या चार चीजों को अपना आधार मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति की रचना की थी या पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की थी। तो वो चार चीजें कौन सी है? तो एक है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है
पदार्थ और चौथे नंबर पर है अग्नि। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख लीजिए, प्रारंभिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत आपका जल, वायु और पदार्थ और अग्नि, इन चारों को जो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने इनको माना कि इन चीजों से क्या हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। मतलब किसी ने बोला जल से हुई है, किसी ने कहा वायु से हुई है, और किसी ने पदार्थ को और किसी ने अग्नि को आधार मानकर पृथ्वी की रचना की व्याख्या की थी। अब इन किसने जल को माना, वायु को किसने माना, पदार्थ को किसने माना और अग्नि को किसने माना, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जल, तो जो जल है, ये जल को माना था थेल्स ने। तो दोस्तों थेल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, गणित में थेल्स क्या है, प्रसिद्ध है। और थेल्स के यूनान के एक प्रमुख गणितज्ञ भी हैं और भूगोलवेता भी हैं। और गणित के क्षेत्र में इन्होंने विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों की रचना की है। ज्यामितीय आकृतियां इसने कहां से ली है, तो इसने मिस्र का एक पिरामिड, जब मिस्र के एक पिरामिड की रचना की थी, और उस पिरामिड से विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का विकास किया था, और इसी को ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। ज्यामिति का जनक, तो ज्यामिति का जनक कौन है, तो थेल्स क्या है, ज्यामिति के भी जनक कहे जाते हैं। और मिस्र का जो एक पिरामिड है, किसने तैयार किया, मिस्र का पिरामिड, तो ये किया थेल्स ने। तो उस टाइम के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, और ये एक भूगोलवेता भी कहे जाते हैं, इनको गणितज्ञ भी कहा जाता है, गणितज्ञ भी थे, भूगोलवेता भी थे। और इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति के विकास में इन्होंने क्या कहा कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो कहां से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो जल से हुई है। और ये एक तत्ववाद का समर्थन करते थे, एक तत्ववाद। थेल्स जो थे वो एक तत्ववाद का समर्थन करते थे। तो एक तत्ववाद क्या होता है, मतलब पृथ्वी की जो उत्पत्ति है या सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो केवल एक तत्व की वजह से हुई है, एक तत्व से हुई है। एक तत्व कौन था, जल। तो थेल्स ने कौन सा तत्व माना, जल। मतलब उसने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, और एक दिन पृथ्वी इस जल में ही समाहित हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो हम लोग मानते हैं ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि पृथ्वी का जब अंत होगा तो कैसे होगा, सारा जल प्रलय आएगा और सारी चीजें जल में मग्न हो जाएगी, सारी जलमग्न हो जाएगी सारी चीजें। तो थेल्स ने ये विचार दिया था अपना। तो आप समझे होंगे कि थेल्स पहले दार्शनिक थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना दी थी। और उनका क्या था आधार, पृथ्वी की उत्पत्ति का आधार क्या था, जल। तो ये बात क्लियर होगी। थेल्स कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। इनको ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने मिस्र के पिरामिड का निर्माण किया था। मिस्र का एक पिरामिड बनाया था, और उससे विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं, आकृतियों का निर्माण किया था। और ये एक तत्ववाद के समर्थक थे। एक तत्ववाद मतलब एक तत्व को मानना, पृथ्वी के सिद्धांत से संबंधित एक तत्व का समर्थन करना, और वो तत्व था जल। उसके बाद वायु। तो ये वायु जो है, वायु को आधार माना था, और किसने माना था, इनका नाम है अनेक्जिमेंडर। तो अनेक्जिमेंडर जो थे वो थेल्स के शिष्य थे। अनेक्जिमेंडर कौन थे फ्रेंड्स, थेल्स के शिष्य थे। तो अनेक्जिमेंडर ने वायु को आधार मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की। अब इनको फ्रेंड्स, इनको सबसे पहले जो मानचित्र बनाया था वो अनेक्जिमेंडर ने ही बनाया था। तो मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया, अनेक्जिमेंडर मानचित्र बनाया। सबसे पहले मानचित्र, क्वेश्चन आता है सबसे पहले मानचित्र का विकास किसने किया या मानचित्र किसने बनाया, सबसे पहले
तो अनेक्जिमेंडर ने बनाया। तो अनेक्जिमेंडर ने वायु को आधार मान करके पृथ्वी की व्याख्या की थी। और ये बहुतत्ववाद, थेल्स के शिक्षक है और थेल्स क्या थे, एक तत्ववाद के समर्थक थे। लेकिन अनेक्जिमेंडर ऐसा नहीं था, वो बहुतत्ववाद के समर्थक थे। मतलब इसका मतलब ये है कि उसने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी है। मतलब एक से अधिक प्रकार के तत्व मिले हैं तो तब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो पहला तत्व तो वायु था, हमने वायु को यहाँ पर ले रखा है। लेकिन नहीं, इसने क्या कहा, वायु किसमें परिवर्तित होती है, अग्नि में परिवर्तित होती है, और अग्नि जल में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार वायु, अग्नि और जल, जल और फिर गैस, गैस मतलब वायु, फिर वायु का निर्माण, फिर अग्नि का निर्माण और फिर जल का निर्माण। इस तरीके से सर्कल में इसने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, अपना अनुमान लगाया था। तो अनेक्जिमेंडर कौन थे, थेल्स के शिष्य थे और ये सबसे पहले मानचित्र इन्होंने बनाया था। मानचित्र का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। यह बहुतत्ववाद के समर्थक थे। उसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ को आधार माना था पाइथागोरस। पाइथागोरस को नाम सुना होगा ना फ्रेंड्स। पाइथागोरस क्या है, एक गणितज्ञ भी हैं और भूगोलिक संकल्पनाएं भी इन्होंने दी है। तो पाइथागोरस, आपने नाम तो सुना ही होगा ना, पाइथागोरस प्रमेय होती है, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इस तरीके से सुना होगा। या फिर कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। गणित में अपना क्या दिया है, त्रिकोणमिति में अपना फॉर्मूला दिया है, अपनी थ्योरी दी है। तो यहाँ पर हम बात करें पाइथागोरस की, इन्होंने भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में बताया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, सौरमंडल की जो उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई है, पदार्थ से। मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे मिलकर के पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और इसके बाद अग्नि की बात करते हैं। तो अग्नि को किसने आधार माना, तो इसका नाम है हेराक्लिटस। कौन है फ्रेंड्स, हेराक्लिटस। तो हेराक्लिटस ने अग्नि को आधार मान करके पृथ्वी की रचना की है। इन्होंने वही कहा जो अनेक्जिमेंडर ने कहा। मतलब जिस तरीके से अनेक्जिमेंडर ने कहा कि वायु के बाद अग्नि और अग्नि के बाद क्या बना, जल। वायु के बाद अग्नि और अग्नि किसमें परिवर्तित हो गया, जल, और जल किसमें परिवर्तित हो गया, वायु। तो इस तरीके से इसने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की थी और उसी टाइप से इसने अग्नि को आधार मान करके इसने भी अपनी व्याख्या, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपनी व्याख्या कर दी। तो ये तो प्रारंभिक परिकल्पना है, मतलब एक सोच है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक सोच है, ये चारों। अभी हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने जाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। तो ये हो गए प्रारंभिक परिकल्पनाएं, इस टाइप से हैं। जल, वायु, पदार्थ और अग्नि को मान करके विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने क्या किया था, अपना मत दिया था, अपनी सोच यहाँ पर विकसित की थी। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत की। तो आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं। आधुनिक सिद्धांत प्रारंभिक परिकल्पनाओं के बारे में तो पता चल गया होगा। अब हम जरा बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत की। तो आधुनिक सिद्धांत को मैं यहां से मिटा करके इधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत, ये आधुनिक सिद्धांत जो है ये विभिन्न प्रकार के, मतलब एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। अब वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, परंतु इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं, इसको बोलते हैं, इसके दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो है
एक है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। मतलब जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है। मतलब विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग व्याख्या दी है। मतलब किसी ने अद्वैतवादी तरीके से दी है तो किसी ने द्वैतवादी तरीके से दी है, इसलिए हमने उसको दो भाग में विभाजित कर दिया है, एक अद्वैतवादी और दूसरा द्वैतवादी। अब आप समझ अभी अद्वैतवादी को आप समझे नहीं होंगे कि अद्वैतवादी क्या होता है और द्वैतवादी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, अद्वैतवादी का मतलब होता है एक तारा। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो एक तारे की वजह से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक तारे की वजह से। एक तारा संकल्पना, एक तारा संकल्पना भी इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक तारे की वजह से, एक तारे के सहयोग से हुई है। अब द्वैतवादी का मतलब ये है, द्वैतवादी का मतलब है कि दो तारे, तो दो तारों की संकल्पना। दो तारों की संकल्पना मतलब दो तारों की वजह से, दो तारों की सहायता से, सहयोग से हम पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे की वजह से हुई है, एक तारे के संयोग से हुई है, उसको हम अद्वैतवादी कहते हैं। और कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि दो तारे नहीं, दो तारे थे जिसकी वजह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उनको हम क्या कहते हैं? द्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन अद्वैतवादी हैं, कौन कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अद्वैतवादी है, कौन कौन से ऐसे हैं जो द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहला यहाँ पे है कास्ते द बफन। कास्ते द बफन, कास्ते द बफन 1749 में अपनी परिकल्पना दी है कास्ते द बफन ने। और उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा नंबर है कांट की वायव्य राशि। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। और थर्ड है निहारिका परिकल्पना। और है अगले नंबर पर आती है लॉकियर की परिकल्पना। ये है कुछ परिकल्पनाएं जिनको हम अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत रखते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो केवल एक तारे के संयोग से हुई है। अब हम बात करेंगे द्वैतवादी संकल्पना, दो तारों के संयोग से किसने कहा है? तो इसमें आता है पहला नाम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। और उसके बाद हम बात करते हैं अगला चैम्बरलैन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलैन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो चैम्बरलैन की ग्रहाणु परिकल्पना भी दो तारों के संयोग से हुई है, तो इसको भी द्वैतवादी के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है रसेल की द्वितारक परिकल्पना। कौन है? रसेल की द्वितारक परिकल्पना। उसके बाद एक परिकल्पनाएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं लास्ट वाली जो फाइनली जो परिकल्पना है बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है वो यहाँ पर आई थी। तो इसके बाद ये कुछ परिकल्पनाएं हैं द्वैतवादी, और ये अद्वैतवादी है। कास्ते द बफन हो गया, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना हो गई, निहारिका परिकल्पना लॉकियर और रोसे की भी है कि परिकल्पनाएं हो गई। इसमें दो तारे की संकल्पना के अंतर्गत हो गई जेम्स और जीन्स की ज्वारीय संकल्पना, चैम्बरलैन की ग्रहाणु परिकल्पना, उसके बाद रसेल की द्वितारक परिकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत। अब यहाँ पर जो नया जो सिद्धांत वो प्राचीन समय में अभी विकसित अभी चल रहा है वर्तमान समय में, वो जो मान्यता जिसको मिल रही है आजकल, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। ये नई नवीन सिद्धांत है और इसके बाद कोई सिद्धांत भी नहीं आया पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित अभी तक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम पहले अद्वैतवादी संकल्पनाओं को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसको कास्ते द बफन की और कांट की और निहारिका परिकल्पना हम यहाँ पर इसको मतलब अद्वैतवादी संकल्पना को यहाँ पर पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको द्वैतवादी संकल्पनाओं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अद्वैतवादी संकल्पनाओं के अंतर्गत कास्ते द बफन की, जो 1749 में आई थी। 1749 में इसने अपना सिद्धांत दिया था, और उसमें क्या कहा गया था तो उससे बात करते हैं। ये एक वैज्ञानिक व्याख्या, सर्वप्रथम क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे या वैज्ञानिक कौन थे? तो ये कौन थे? कास्ते द बफन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। कैसे हुई है? सूर्य से हुई है। मतलब ये सपोज दैट कोई ये एक सूर्य है, इसने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। कैसे हुई है सूर्य से? मतलब इसने कहा है कि जो सभी ग्रह हैं, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड किससे हुई है? सूर्य से। मतलब सारे ग्रह हो गए या फिर जो ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं वगैरह। और इसने कहा है कि एक धूमकेतु था और एक सूर्य था। और धूमकेतु क्या था? सूर्य से टकराया। धूमकेतु किससे टकराया? सूर्य से टकराया। और सूर्य से टकराने से सूर्य से कुछ अलग अलग पार्ट्स अलग हो गए, कुछ अलग अलग भाग अलग हो गए सूर्य से। और वो क्या बना बाद में? वो ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, उल्काएं बने आदि। जो सभी जो पिंड हैं सौरमंडल के, उनका निर्माण किससे हुआ है? सूर्य से, और धूमकेतु के सूर्य से टकराने से हुआ है। ये कहा था कास्ते द बफन ने, और उस समय प्रचलित भी रहा। लेकिन बाद में इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया। और उसके बाद आए अगली संकल्पना, अगला सिद्धांत जो आया वो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जिसको बोलते हैं, वो थी कांट कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। तो कांट महोदय क्या कहते हैं दोस्तों? ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो केवल एक तारे के संयोग से हुई है। लेकिन ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना किस तरीके से देते हैं पढ़ेंगे। दोस्तों कांट महोदय क्या कहते हैं? कांट महोदय कहते हैं कि देव निर्मित आद्य पदार्थ, सबसे पहले ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ विकसित हुई। अब देव निर्मित यहां पर ये कह देते हैं कि
पहले से ही मतलब कुछ पदार्थ ब्रह्मांड में मौजूद थे। अब क्या हुआ, ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ मौजूद थे तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर टकराने लग गए। जो देव निर्मित पदार्थ थे वो एक दूसरे पर टकराने लग गए और टकराने से क्या हुआ, उनमें उनके तापमान में वृद्धि हुई। मतलब जैसे कुछ पदार्थ हैं तो वह एक दूसरे से टकराए और उन पदार्थों का तापमान बढ़ने लग गया। और टकराए क्यों, उनमें क्या था, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण था, इसलिए वो आपस में क्या कर रहे थे, आप एक दूसरे के नजदीक आए और एक दूसरे से मिलने लग गए, टकराने लग गए और एक जगह पर संघनित होकर के एक दूसरे से क्या होने लग गए, मिलने लग गए। मतलब वो जो सारे आद्य पदार्थ थे वो इकट्ठा होने लग गए। अब क्या हुआ, ताप में वृद्धि होने से क्या हुआ, ताप में वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुआ, ताप में वृद्धि हुई और ताप में वृद्धि होने से परिभ्रमण होने लग गया। मतलब वो क्या करने लगे, परिभ्रमण मतलब जो वो पिंड है वो किस में बदल गया, एक गोले के आकार में बदल गया। मतलब सपोज दैट आप ये मान लो कि ये कुछ आद्य पदार्थ हैं। अब ये पदार्थ, इनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण था। अब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराने लगे और टकराने लगे तो किसमें, ताप में वृद्धि हुई। इनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे से क्या हो गए, चिपक गए और चिपकने के बाद एक गोलाकार पिंड का रूप इसने धारण कर लिया। अब ये पिंड बना तो ये पिंड क्या हुआ, अंतरिक्ष में बहुत ही तेज गति से भ्रमण करने लगा, एक परिभ्रमण करने लगा, मतलब घूमने लगा, घूर्णन करने लगा, घूर्णन हुआ। मतलब बहुत तेज गति से ये क्या होने लग गया, घूमने लग गया। अब घूमने के कारण क्या हुआ, इस इतनी तेज गति से घूमा कि इसमें क्या हुआ, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल लगा। मतलब अब ज्यादा तेज घूमा और अब केंद्रीय बल लगा। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अब केंद्रीय बल मतलब ये कोई पिंड है, सपोज दैट ये कोई पिंड है और ये पिंड का क्या है, केंद्र। अगर ये पिंड इस तरीके से गोलाकार स्थिति में घूम रहा है तो इस पिंड से, केंद्र से बाहर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर। और एक इसके अपोजिट एक बल और होता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ये माना केंद्र है, बाहर से केंद्र की ओर जब बल लगता है तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। समझ गए होंगे अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय को। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल नहीं लगा, यहाँ पे कौन सा बल लगा, तेज घूर्णन के कारण अब केंद्रीय बल लगा। और अब केंद्रीय बल से विभिन्न प्रकार के जो छल्ले हैं, उस पिंड से विभिन्न प्रकार के जो छल्ले हैं वो क्या होने लगे, अलग होने लगे। और जो छल्ले कालांतर में क्या बने, ग्रह बने, उपग्रह बने और क्षुद्र ग्रह आदि जो पिंड हैं वो बने। अब इस तरीके से उसने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उसकी आलोचना कर दी। लाप्लास महोदय इसके बाद आते हैं और वो इसकी आलोचना कर देते हैं। और लाप्लास के अनुसार आलोचना, इसकी जरा आलोचना भी देख लीजिए। आलोचना क्या है, सबसे पहले तो इसने ये नहीं बताया कि जो देव निर्मित पदार्थ, जो पहले जो आद्य पदार्थ थे वो कहां से आए। आद्य पदार्थ की उत्पत्ति, आद्य पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई ये इसने नहीं, अपने सिद्धांत में नहीं बताया है और इसलिए ये सिद्धांत क्या हो गया, अमान्य हो गया। उसके बाद इसने दूसरी बात पदार्थ थे वो पहले से ही उन पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, तो वो बाद में ही उन पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे विकसित होगी। मतलब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है
गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले भी मौजूद होगी। इनका कहने का मतलब ये था कि पहले भी तो जब वो आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो क्या उससे पहले भी तो उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, उससे पहले भी तो उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। तो पृथ्वी का निर्माण उससे पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में कैसे होगा। इस तरीके से ये सिद्धांत जो है वो ये बातें भी नहीं बताता है। और अगला है जो आद्य पदार्थ थे वो आपस में टकराए। इसने कहा है ना कि जो आद्य पदार्थ थे विभिन्न प्रकार के, वो जब आपस में टकराए, आपस में टकराने से वो क्या हो गए, मिल गए, एक हो गए। वो क्या बन गया, एक पिंड बन गया। लेकिन पिंड में परिभ्रमण कैसे हो गया, पिंड में परिभ्रमण कैसे हुआ, पिंड में परिभ्रमण हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि यदि कोई आद्य पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक पिंड बनाता है तो अपने आप उसमें परिभ्रमण गति उत्पन्न नहीं होती है। ये गति के नियम के विरुद्ध है। अगर विज्ञान की भाषा में देखें तो ये गति के नियम के विरुद्ध है। इसलिए ये आलोचना लाप्लास महोदय ने इसकी की थी और इसलिए ये मान्यता इसकी हट गई, इस सिद्धांत की मान्यता खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स ये कुछ आलोचनाएं यहाँ पर कांट महोदय की हैं कि आज पहले तो आद्य पदार्थ जो थे वो आए कहां से, दूसरे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यदि उन आद्य पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी तो वो शक्ति पहले कहां थी, जब तक पृथ्वी का विकास नहीं हुआ था। वो बाद में ही वो शक्ति कैसे उस पर आ गई। और तीसरा है पिंड में परिभ्रमण गति कैसे हुई, या पिंड में जब वो पिंड आपस में पिंड बना उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक जो है परिभ्रमण गति कैसे उत्पन्न हो गई। तो ये सारी इसकी प्रमुख आलोचनाएं थी। कांट महोदय की सिद्धांत को आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं लाप्लास के सिद्धांत के बारे में। ये जो कांट महोदय का जो सिद्धांत है ये 1755 में आया था, 1755 में दिया था। और इसके बाद लाप्लास के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। तो लाप्लास महोदय ने कांट की कमियों को दूर करते हुए अपना सिद्धांत दिया। तो कांट की कमियां क्या क्या थी तो आप समझ गए होंगे। कांट की कमियां कहाँ थी। सबसे पहले तो जो अद्वैत जो वहां पर जो आद्य पदार्थ थे वो कैसे वहां पर ब्रह्मांड में आए, और परिभ्रमण उनके गुरुत्वाकर्षण से परिभ्रमण कैसे शुरू हो गया। तो ये कुछ कमियां थी कांट महोदय की। यहाँ पर लाप्लास ने इन कमियों को दूर किया है। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी उस समय ब्रह्मांड में केवल एक तप्त गरम निहारिका भ्रमणशील स्थिति में था। तप्त निहारिका भ्रमणशील स्थिति में था। तप्त निहारिका भ्रमणशील स्थिति में, भ्रमणशील का मतलब है वो तेज गति से घूम रहा था। ब्रह्मांड में एक पिंड था, मतलब ये लगा लो एक पिंड था जो तेज गति से घूर्णन कर रहा था। बहुत तेज गति से ये क्या कर रहा था, घूम रहा था। अब बहुत तेज गति से घूमने और क्या था, बहुत ही ज्यादा गर्म था। अब घूमने के कारण समय परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि अधिक गर्मी के कारण इसमें जो ताप था इतना ज्यादा बढ़ गया, उस कारण से उस ताप का जो है विकिरण होना शुरू हो गया। दूसरे में क्या हो गया, ताप का विकिरण। ताप का विकिरण मतलब उष्मा, उस पिंड की उष्मा को ले जाना या दूर कर देना, उस पिंड से उष्मा का दूर हो जाना, उसको हम कहेंगे ताप का विकिरण। मतलब वो धीरे धीरे निहारिका विकिरण से क्या हो गया, ठंडा होता गया। और ये जो है विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार है। विज्ञान क्या कहता है, यदि विकिरण होता है तो तापमान उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तापमान, उसका जो ताप था वो धीरे धीरे विकिरण के माध्यम से तापमान क्या हो गया, इसका
कम हो गया और तापमान कम हो गया तो घूर्णन तो हो रहा था, घूर्णन तो हो रहा था। और घूर्णन के कारण जब ये घूम रहा था तो घूर्णन के कारण मैंने पहले भी आपको बताया कि अपकेंद्रीय बल लगता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है और बाहर से इससे कुछ छल्ले क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब निहारिका से इस टाइप से कुछ छल्ले, इस टाइप से कुछ छल्ले निहारिका से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण करते हैं। और इस टाइप से अगर उसने लाप्लास महोदय ने कहा है कि धीरे धीरे विकिरण ज्यादा होता गया, विकिरण ज्यादा हुआ तो घूर्णन में वृद्धि हुई, विकिरण के ज्यादा होने से घूर्णन में क्या होगी, जितना विकिरण ज्यादा हुआ तापमान उतना कम हो गया, उससे क्या हो गया, घूर्णन में वृद्धि हुई। और घूर्णन में वृद्धि होने से जो और छल्ले हैं तो इससे ये छल्ले अलग हो गए। उसके बाद बचा निहारिका का छोटा भाग और छोटे भाग से भी क्या हो गए, इस टाइप से कुछ छल्ले अलग हो गए। कुछ छल्ले तो ग्रह बने, कुछ उपग्रह बने, कुछ तारे बने, कुछ पिंड, अलग अलग पिंड जो ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं वो सबका निर्माण इस टाइप से हुआ। और बीच का जो ये बचा हुआ भाग है ये क्या कहलाया, सूर्य। बीच का जो शेष भाग है वो क्या कहलाया, सूर्य कहलाया। ये किसने बता दिया, लाप्लास महोदय ने। तो आपको समझ में आया होगा कि लाप्लास महोदय ने सबसे पहले बात इस निहारिका से कर दी। किससे कर दी, निहारिका। उसने ये कर दिया कि भाई निहारिका एक पिंड था जो तेज गति से, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से लाप्लास ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि परिभ्रमण गति से क्या हुई, और निहारिका के परिभ्रमण गति से क्या होगी, अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने से उसके अलग अलग छल्ले विकसित हुए, जिससे क्या बने, विभिन्न प्रकार के ग्रह बने। और इसने कांट की कमियों को दूर किया था। कांट ने आदि पदार्थ कहा था कि शुरुआत में आदि पदार्थ, देव निर्मित आदि पदार्थ मौजूद थे, पहले से मौजूद थे, लेकिन कहाँ आए थे वो कांट महोदय ने नहीं बताए थे। और इसने यहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तब तो निहारिका ब्रह्मांड में घूम रहा था। लेकिन काफी समय तक ये जो सिद्धांत है वो प्रचलित रहा, काफी प्रचलित रहा। लेकिन बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना हो गई। और इस सिद्धांत की आलोचना हुई तो इस सिद्धांत की क्या क्या कमियां थी उसको मैं आपको बताता हूं। इस सिद्धांत की क्या क्या कमियां थी। तो आलोचना, आलोचना के बारे में हम बात करते हैं। आलोचना की बात करते हैं तो सबसे पहले इसने कहा था, लाप्लास ने कहा था कि जो निहारिका था, निहारिका के अलग अलग छल्ले अलग अलग हो गए। मतलब कुछ छल्ले, इससे छल्ले क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन इसने बाद में बोला था निहारिका का कि बीच का जो भाग था वो सूर्य बना था। इसने कहा था एक बार ये एक लेयर है, माना एक छल्ला है गोल, एक आकृति है गोलाकार, उससे बाहरी कुछ छल्ले बन गए। ये देखो इस टाइप से। और इसका एक और छोटा हिस्सा लेते हैं, उसके भी बाहर के छल्ले बन गए। अब ये छोटा हिस्सा सूर्य बन गया, जो बीच का है वो सूर्य बन गया। तो भाई सूर्य बन गया तो क्या इसके बाहर से छल्ले अलग नहीं हुए? क्या इस सूर्य से कुछ छल्ले इस टाइप से अलग नहीं हुए जो बाद में कुछ और बनते? क्या इस सूर्य से कुछ और भाग ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हुआ? उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण होना बंद कैसे हो गया? इस सूर्य से और पदार्थ निकलना बंद कैसे हो गए? ये इसमें बताया नहीं गया। और अगली बात हम अगली आलोचना इसकी और भी है। तो यहाँ पे इसकी अगली आलोचना है, लाप्लास ने कहा है कि प्रारंभिक जो निहारिका है, लाप्लास के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि प्रारंभिक जो निहारिका है उसका जो कोणीय संवेग है वो कुल सौर परिवार के कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि
उसके अनुसार जो है पहले निहारिका है, निहारिका के बाहर के छल्ले अलग हुए, उसके फिर अंदर के जो छल्ले हैं वो अलग हुए, और बाद में क्या बचा, सूर्य बचा। तो मतलब सूर्य का और उन जो छल्ले हैं उनका जो कोणीय संवेग है इस स्थिति में वो क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो सभी एक ही पिंड से अलग हुए थे, क्योंकि वो सभी एक ही पिंड से अलग हुए थे, इसलिए उन सभी का कोणीय संवेग क्या था, एक जैसा है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास के अनुसार उनका जो कोणीय संवेग है वो प्रारंभिक निहारिका का और जो वर्तमान में जो सौरमंडल है उसमें सभी का जो कोणीय संवेग है वो इन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो सौरमंडल और निहारिका का कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान अगर विज्ञान की भाषा में देखें तो सौरमंडल में जो विभिन्न प्रकार के पिंड हैं उनका कोणीय संवेग अलग होता है और सूर्य का कोणीय संवेग अलग है। ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है, जबकि लाप्लास के अनुसार उनका सभी का कोणीय संवेग क्या था, एक होना चाहिए था इस सिद्धांत के अनुसार। तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है तो फ्रेंड्स देखिए कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग गुणा अक्ष से कण की दूरी। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां पर माना कोई बिंदु है, इस बिंदु से यहां पर कोई प्लेनेट या कोई पिंड है, और यहां पर भी कोई पिंड है, यहां पर भी कोई पिंड है, इस तरीके से कोई पिंड है। तो कोणीय संवेग किसको कहेंगे हम, कोणीय संवेग किसको कहेंगे, माना ये पिंड है। कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग मतलब एक सरल रेखा में उन पिंडों की दूरी। मतलब माना रेखीय संवेग क्या, इस तरीके से यहां पर इस पर लंब है, मतलब एक पिंड जो है वो दूसरे पिंड से क्या है, लंब है। अब इस पिंड